अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। कहने को नाज़रीन पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन अलमिया यह है कि अब इस ज़रई मुल्क में अजनास, अहम अजनास बल्कि तमाम अजनास और अशिया ज़रूरिया हम इंपोर्ट करते हैं। दालें तक पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही हैं और 300 रुपए का डॉलर जो है इसने एक समझ लें कि कोहराम मचा के रख दिया। महंगाई का एक ऐसा तूफान है कि जो इस वक्त एक लहर है, इससे हर पाकिस्तानी जो है मुतासिर है। 300 रुपए का डॉलर और 300 रुपए लीटर पेट्रोल, इसने महंगाई के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए। और ये गिला है पीडीएम की पिछली हुकूमत से कि जिसके दौरान 15 महीने में, अगर सिर्फ मैं माश की दाल और अरहर की दाल की बात करूं तो ये दोनों दालें जो हैं ये 500 रुपए फी किलो से तजावुज कर चुकी हैं। आलम यह है कि गरीब इस वक्त क्या खाए और क्या कमाए और क्या खर्च करे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, कराची होलसेलर ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। हम चाहेंगे कि इन तमाम चीज़ों का ज़रा जायज़ा लें। बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपके वक्त का। बड़ी मेहरबानी। ये बताइए कि ये जो महंगाई है इस वक्त, अपनी ज़िंदगी में कभी हमने नहीं देखी कि 12-15 महीने में, एक साल में 100% इजाफा हो गया चीज़ों में, इतनी महंगी होगी। देखिए, महंगाई तो पिछले दौर में भी थी और ये 16 महीने में 76 साल तारीख का रिकॉर्ड टूटा है। कभी भी पीडीएम गवर्नमेंट कभी भी हमने नहीं देखा। हाँ। और मेरा ख्याल है हमारी नस्लें, जो बूढ़े हुए, जो आने वाली नस्लें, सब अभी परेशान हाल हैं। अब आप देखें कि डॉलर 105 रुपये तक बढ़ जाए तो इम्पोर्टेड आइटम दालों के हैं, 80% तो हमारा इम्पोर्ट है। अब जाहिर सी बात है 80% इम्पोर्ट होगा। कितनी चीजें, मतलब ग्रोसरी के हवाले से बात करें तो कितनी चीजें हम इम्पोर्ट कर रहे हैं? आप चाय की पत्ती, तेल ले लें, आप घी ले लें, आप दालें ले लें, आप कौन कौन सा दूध पाउडर ले लें, क्या क्या मंगा रहे हैं आप, सब चीज़ तो इम्पोर्ट है। अब जाहिर सी बात है ग्रोसरी आइटम में आपको हर चीज़ देनी है। अब मसला सबसे बड़ा ये है कि चावल के रेट, जो हमारा अपना क्रॉप है, चावल के रेट डबल क्यों? देखें, गवर्नमेंट रेट नहीं है। देखिए, आप मैं अंदाज़ा बताता हूँ आपके, चावल बासमती का जो रेट था 16 महीने पहले, सुपर बासमती का 200 रुपये किलो था। लेकिन होलसेल में 375 है और रिटेल में लेने जाएंगे 425 रुपये किलो है। 200 वाली चीज। जी सर ठीक। और जब आप मुझे याद आ रहा है कि लास्ट एक दफ़ा प्रोग्राम में आए थे और इस वक्त ये हो रहा था, बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे आपके जनाब, वो इतना इन्फ्लक्स आ जाएगा, चीज़ें इतने कंटेनर्स आके रुके हुए, अभी डॉलर्स मिलेंगे, इनकी एलसी क्लियर होगी, ये सारी दालें चावल जो है ये यहाँ से वापस जाना नहीं है, लोकल मार्केट के अंदर जो है खपत होगी, इनकी चीज़ें नीचे आएंगी। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। देखें, जब आप डॉलर को आप देखें 219 रुपये या मेरा ख्याल है 190 के करीब था, आज 300 के करीब पहुंच चुका है। आप उसको देखें ना, 33% तो इजाफा हो चुका है। अब आप ग्रोसरी आइटम ले लें, चाय की पत्ती ले लें, कुछ भी ले लें आप, 1000 रुपये की चीज़ होती थी, आज 1600 रुपये 1800 रुपये में चाय की पत्ती है। दूध, मिल्क पाउडर, आज गरीब लोग दूध के लिए बच्चों के दूध के लिए परेशान है। आप एक तनख्वाहदार तबका बिजली का बिल तक भर सकता है? आप सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, आप मुझे बता दें, क्या 1 लीटर पेट्रोल में वो अपने घर आना जाना कर सकता है? नहीं। सैलरीज देखें, सैलरी 30,000 की सैलरी वाला क्या घर में खाएगा? आप बता दें, एक वक्त की रोटी खा सकता है? चीनी, जो हमारा अपना क्रॉप था, 300 रुपये मन गन्ना फिक्स हुआ था और इसके रेट 83 की कॉस्टिंग नफे के साथ आती है। लेकिन अलमिया इस मुल्क का कि कोई रेट ही नहीं है। 160 रुपए किलो, डबल रेट होते हैं कभी? खरबों रुपए में नफा कमा कौन रहा है? मिडिलमैन, सट्टा माफिया, शुगर मिल मालकान, कार्टेल। और दूसरा लम्हा फिक्र ये है कि जब एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई 2.5 लाख टन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी, जाहिर सी बात है 2.5 लाख टन का, उसके ऊपर उन्होंने 2.5 लाख टन एक्सपोर्ट भी किया और फिर स्टे ऑर्डर आ गया शुगर मिल मालकान की तरफ से और आज तक वो बेलगाम चले जा रहे हैं। स्टे पे आला अदलिया से मैं भी दरख्वास्त करूंगा कि ये स्टे की वजह से रेट ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, अब स्टे 5 सितंबर को नहीं, मुझे ये बताइए सर कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, कंटेनर्स आ रहे हैं, शिपमेंट्स आ रही हैं तो पोर्ट पे क्या सूरत हाल है? एलसीज, डॉलर अभी भी नहीं है हमारे पास, प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊं कि जो आप कह रहे थे ना 6 महीने पहले की बातें, वो आहिस्ता आहिस्ता लोग इसमें इम्पोर्ट से भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि वो कोस्टिंग कैसे बढ़ रहे हैं, कोस्टिंग बारे में नहीं आ रहा ना। देखिए, आप वो पहले वाली कोस्टिंग में वो बेच नहीं सकते, आगे वाली कोस्टिंग में खरीद नहीं सकते, क्या बेचें क्या खाएं। मैं तो आटे की भी बात करता हूं आपसे कि जब आप रिजर्व प्राइस
100 रुपए किलो था, तो आज 130 रुपए में गंदम क्यों बिकती है? 30% प्लस जखीरा है ना। सिंध के गोदाम देख लें, दूसरे गोदाम देख लें, जखीरा है। शुगर का भी जखीरा है। मैं बोलता हूं 8 लाख टन। सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म की जो बात की, सपोर्ट प्राइस जब हम ऊपर रख देंगे किसी भी चीज की, आप ये कहते हैं कि जनाब हम हारी किसान जो है उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं सपोर्ट प्राइस, वेदर वो गंदम की हो या फिर गन्ने की हो, और फिर कहते हैं कि जनाब जो है चीनी भी सस्ती बने, आप चाहते हैं कि रोटी भी सस्ती हो, वैसे कैसे मुमकिन होगा? सपोर्ट प्राइस के ऊपर तो लिंक है। सपोर्ट प्राइस पे लिंक है, आप मेरी बात माने, उन किसानों को फायदा होता है जो 300 रुपए में गन्ना लिया, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो माफिया करते हैं ना, वो तो उनको शुगर मिल के बाहर जाके, शुगर मिल के बाहर MNA MPS उनके रिश्तेदार सभी लगे पड़े हैं। सवाल ये होता है ये अरबों में नहीं है, ये खरबों में है। मैं तो अपील करूंगा आला अदलिया से भी कि देखें कि ये स्टे ऑर्डर हुआ है, और इस स्टे ऑर्डर को आला अदलिया से भी दरख्वास्त है कि उसको देखें और इस पे जरा इम्प्लीमेंट हो। बात असल में गवर्नेंस की, क्योंकि आला अदलिया ने इससे पहले, मुझे याद है बहुत देर से पहले इंटरवीन किया था और जोर था कि मेरे ख्याल से 40 रुपए किलो चीनी बेची जाए, लेकिन चीनी नहीं थी मार्केट में। याद है आपको? तो मुझे याद अच्छी तरह याद है ना। हाँ। तो वो बजाय इसके कि हम गवर्नेंस के ऊपर हम करें, हम क्यों कोर्ट्स और ये सारी चीजें, हम तो गवर्नेंस के ऊपर। देखिए, मैं आपने बहुत अच्छी बात कही, गवर्नेंस पे भी तवज्जो हो ना। ठीक है, स्टे तो उन्होंने लिया एक्सपोर्ट की मद में के 90 रुपए, लेकिन आज अलमिया है कि वो बढ़ाए जा रहे हैं। वो स्टे की यानी स्टे का वो लिया हुआ है, उन्होंने बेग ली हुई है कि जी हमने तो बढ़ाया जाना है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक और भी तजवीज़ दूंगा कि जैसे आपने देखा होगा कि लोग अब बिलक रहे हैं। देखें, रोटी ना हो एक वक्त की, या 25-30 हज़ार वाला लाख वाला भी पूरा नहीं कर सकता, बिजली के बिल अफोर्ड नहीं कर सकता, पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता, 2 वक्त की रोटी का मसला है, कपड़ा नहीं पहन सकता। आप किसी दुकानों पे चले जाएं जिस पे एहतजाज हो रहा था बॉर्डर मार्केट पे भी, उन दुकानदारों को पूछे आपकी सेल क्या है, वो अपने एम्प्लॉइज को फारिग कर रहे हैं। बड़ी डिस्पैरिटी है ना इसमें। आप अगर ब्रांडेड की तरफ चले जाएं तो वहां पे अगर लूट के हिसाब से वो जो सेल लगी हुई है वहां पे मारधाड़ चल रही है। देखें वो कितना परसेंट लोग हैं, 2%, लेकिन आप 3.5 करोड़ को 2% पे काउंट करें कितने लोग होते हैं? वो तो काउंट ही नहीं करना। आप उन काउंट करें, आप सदर में चलें, दूसरी मार्केटों में चलें, कोई खरीदी है? वो कुछ नहीं है, बैठे हुए ऐसी वेले बैठे हुए हैं। वो अपने एम्प्लॉइज को फारिग कर रहे हैं। इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री अब फारिग हो रही हैं। मैं BMGN के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला साहब भी, मैंने एहतजाज में मैं लेटा भी, मैंने एहतजाज भी किया, मेरा कोई जाती इख्तिलाफ नहीं था। चेंबर क्या कर रहा है इसमें? देखिए, मैं आपको बोलता हूं कि चेंबर का एक रोल होना चाहिए। चेंबर एक बाप की जगह पे होती है, जो ताजी तंजीमों होती हैं उनकी बाप कहलाती है चेंबर ऑफ कॉमर्स। जाहिर सी बात है 38,000 नुमाइंदे, वो जो छोटी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री, दुकानदार हजरात, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर सभी होते हैं ना। जाहिर सी बात है उनके कंसल्ट में आप देखें कि उनके एम्प्लॉइज, उनके जो फैक्ट्रीज, उनके जो घर वाले सभी परेशान हैं। कोई बचा हुआ तो नहीं है ना। सही है। हम यही बोलते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट है इन तमाम चीजों। देखिए, मैं आपको बताऊं, उनसे मैं आपके टीवी के तवज्जुह से उनसे भी माजरत खाऊं, जुबैर मोतीवाला साहब से भी, कि देखें मैंने आवाम के लिए आवाज बुलंद की है। मैंने ये नहीं कहा कि जी, मैं ये कहता हूं कि आप भी आवाज उठाएं, इस धरनों में शिरकत करें, या कहीं आवाज पब्लिक के लिए जानी चाहिए। सर अब होगा क्या ये, मतलब 300 रुपए डॉलर, 290 300 का पेट्रोल, कुछ उम्मीद है केयर टेकर गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी? अगर करे तो कैसे करे, क्या प्रायोरिटी? देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ, केयर टेकर गवर्नमेंट जिस स्पीड से जा रही है, अभी तो आए हुए कितना टाइम हुआ आप बता दें मुझे जरा। 2-3 दिन हुए, 5 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, मान लिया आपकी बात। मैं ये कह रहा हूं कि 20 रुपए पेट्रोल, 23 रुपए पेट्रोल बढ़ा देना 1 महीने के अंदर हुआ है ये, सही 37 रुपए। और आप जो बिजली का बिल कहते हैं कि 7.5 रुपए, और अभी जो अनाउंस आ रही है 4 रुपए 28 पैसे की आ रही है, तो मुझे आप बता दें, क्या घर में रह के बाहर रोडों पे बैठ जाएं? क्या करें? फैमिलीज कहां जाएं? ये तो मैं पूछ रहा हूं ना, आवाम क्या करेगी? फैमिलीज कहां जाएंगी? बच्चे कहां जाएंगे? हाँ, राइट से जाएंगे सर। यहाँ तो देखें, बिजली के बगैर मर्द सो सकता है, वो बच्चों को सुला सकता है, वो लेडीज को, फैमिलीज की अपनी माँ बहन, वो कहां ले जाए? कहां से पंखा चलाए, कहां से लाइट खोले? मुझे आप बताएं, एक वक्त की रोटी अगर आप लेने जाएं 25 रुपए की एक रोटी है। गैस हमारे यहाँ है नहीं। अगर आप 5 आदमियों के लिए रोटी ले जाते हैं 10, तो आपको 30,000 रुपए तो खाली रोटी में लग जाते हैं, वो भी पानी से खाए। अच्छा, ये मुझे बताइए, बिल्कुल आपको मैंने देखा रमज़ानों में फिलंथ्रफी के हवाले से, फयाजियत के हवाले से पाकिस्तान में, बिल्कुल कराची में हमने देखा कि बहुत सारे दस्तरखान, क्या एक उमूमी रेशो है इस वक्त लोगों का
कितनी तादाद बढ़ गई है, क्योंकि अब सफ़ेद पोश तो कोई रहा ही नहीं, वो तो सब खत गुर्बत के नीचे आ गए। बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखिए आपने ऐसे देखना हो ना तो प्रैक्टिकल देखें सर, आप सीलानी, अलकादर फाउंडेशन, आलमगीर वेलफेयर, आप वहाँ देखें तादाद कि पहले ऐसा होता था कि लोग आते थे, वो खाते चले जाते, ज्यादातर गैर मुकामी अफराद होते थे, ज्यादातर चले जाते थे। अब मैंने देखा स्कूल के बच्चे, आप देखें स्कूल के बच्चे, उनके जो माँ बाप है वो भी साथ खा रहा है, क्योंकि सफेद पोश है, वो बच्चों को कहाँ से खिलाए। मैंने आज देखा है, और मुझे लम्हा फिक्र ये लग रहा है कि 12 बजे जो खाना शुरू होता है 1:30 बजे खत्म हो जाता है। इसकी वजह ये है कि उनकी तादाद इतनी बढ़ चुकी है, पहले ये नहीं होता था। अब वो बहुत भूख है, बहुत भूख। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और मैंने ये भी देखा कि रोड सफेद पोश वो लोग जिनको हम जानते हैं, वो बोलते हैं यार दूध दिला दें एक बच्चे का, खुदारा दूध दिला दें, या आप हमारे घर पे रोटी का एक इंतजाम कर दें। आटा 5 किलो का थैला होता था, याद होगा आपको, अब 1 किलो लेते हैं। 1 पाव कभी चावल सुना है आपने लेते हुए? नहीं। ये हमारे हुक्मरानों को जवाब देना होगा ना सबका। देखिए 24 करोड़ अवाम, इन सबका 24 करोड़ अवाम, ठीक है, वो आखिर दिल रखें, जिगर रखें, ठीक। ये तो जाना है कब्र में ही सब ने, लेकिन होंश के नाखून लें सब। खुदारा अगर सैलरी बढ़ा दें तो कोई मसला नहीं, हमारे यहाँ तो अनएम्प्लॉय हो रही है। उसका एक इकोनॉमिकल इंपैक्ट है, वो इन्फ्लेशन को और बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ 38% के करीब आप जाएंगे, मेरा ख्याल है पिछले महीने और ज्यादा जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटे से ब्रेक की कॉल, ब्रेक के बाद सुई सदर्न गैस के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि कराची की आवाम, सिंध की आवाम, बलूचिस्तान की आवाम गैस लोड शेडिंग से भी बहुत परेशान है। मामला क्या है ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक ज़माने में पाकिस्तान में सुई गैस के यानी गैस के बड़े इंडिजिनस रिसोर्सेज हुआ करते थे, और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं पाकिस्तान में 2 हैं, SNGPL सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन और SSGC सुई सदर्न गैस पाइपलाइन। सुई नॉर्दर्न जो है वो पंजाब और KP के अलावा आज़ाद कश्मीर वगैरह को भी कवर करता है, जबकि सिंध और बलूचिस्तान में SSGC जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं आज ज़रा स्पेसिफिक हो जाता हूँ सिंध और बलूचिस्तान के हवाले से, कराची बिलखुसूस कराची के हवाले से। और दूसरी चीज़ ये कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्ट आ रही हैं। कभी ये आ रहा है कि जनाब गैस के जो मीटर हैं उनका जो रेंट है वो 40 रुपये हुआ करता था, एकदम से उसको 500 रुपये कर दिया गया। फिर ये भी कहा जा रहा है कि अब नोटिफिकेशन आ गया है और दिन में सिर्फ 3 दफ़ा जो है वो 1-8 घंटे के लिए गैस मिला करेगी। सूरत हाल क्या है? क्योंकि इस वक्त जो गैस जिस तरीके से डिप्लीट हो रही है, जिस तरीके से गैस की लोड शेडिंग की जा रही है, चाहे वो एलानिया हो या गैर एलानिया हो, इससे सिंध और बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम जो हैं, न सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि जो इंडस्ट्रियल सार्फिन है वो भी, और साथ साथ जो कमर्शियल सार्फिन है वो भी बहुत परेशान हैं। मामला क्या है, ज़रा इसके ऊपर आज नज़र डालेंगे। सलमान अहमद सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप तर्जुमान हैं SSGC के। बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले ये बताइए कि SSGC जो नेटवर्क है, इसमें गैस की डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, और जो डेफिसिट है वो कितना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सवाल है इसके जवाब देने से पहले एक लाइन में ऐड करना चाहूँगा, जो कि आपके इंट्रो से है कि आपने कहा कि सिंध और बलूचिस्तान में प्राइमरीली हमारा फंक्शन है कि हम गैस की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। थोड़ा सा मैं एक इबाम को क्लियर करना चाहता हूँ आवाम की समझ के लिए, क्योंकि लोग ये शायद इनको ये अंदाज़ा होता है कि अगर गैस की शॉर्टेजेस हैं तो SSGC रिस्पॉन्सिबल है। देखिए SSGC का बेसिक डोमेन है गैस की ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आपने बताया। ठीक है, तरसील और तक़सीम। गैस की जो एक्सप्लोरेशन है वो जो ENP कंपनीज है ये उनकी जिम्मेदारी है। तो गैस हम ENP कंपनी से खरीदते हैं, और खरीदने के बाद वो ट्रांसमिट करके अपने हेडक्वार्टर्स जो हमारे डिफरेंट शहरों में बने हुए हम वहाँ लेके आते हैं, और उन हेडक्वार्टर्स के थ्रू फिर हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं गैस की, जो अपने डिफरेंट सार्फिन तक करते हैं, जिसमें कमर्शियल, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल। ये क्लियर हो गया? ओके, नहीं ये क्लियर तो हो गया, लेकिन और चीज उलझ गई इसमें। अच्छा। क्योंकि जिम्मेदारी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की इसलिए ज्यादा हो जाती है कि आपके लाइन लॉसेस जो हैं, जो अनअकाउंटेड फॉर गैस है, वो पूरी दुनिया में इतनी नहीं होती जितनी बिजली और गैस की पाकिस्तान के अंदर है। अगर कहीं से डिस्ट्रीब्यूशन में चोरी हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कहीं से लीक हो रहा है, वो तो आपके खाते में आएगा। बिल्कुल, लेकिन वो आपका सवाल
सवाल उसका जवाब देता हूँ, लेकिन जो मैं बात आपसे कर रहा था उसकी एक लाइन उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि जब गैस की जो हमें सप्लाईज जहाँ से आती है, जिनसे ENPs कंपनी से हम गैस खरीदते हैं, अगर वहाँ से शॉर्टेजेस होती है हमको, तो हमारी ओवरऑल डिमांड तो अपनी जगह खड़ी होती है, तो हमारे वो शॉर्टेजेस उनको बुरी तरह हर्ट करती हैं। तो यहाँ पे अभी सूरत हाल जो करंटली चल रही है, हमारी एक गैस फील्ड जिसे हम गैस लेते हैं, वो अपनी एनुअल टर्न अराउंड जिसे हम कहते हैं कि सालाना मेंटेनेंस की वजह से 15 दिन के लिए बंद है। अच्छा, अगर वो 15 दिन के लिए बंद है तो मेरी एक्स अमाउंट जो गैस है मेरे सिस्टम में नहीं आ रही, ठीक है। बल्कि बता देता हूँ 107 MMCF गैस 12 तारीख से लेकर 27 तारीख तक एक 3 पीरियड्स के अंदर उन्होंने शेड्यूल हमें दिया था, 12 से 15 तक 50 107 MMCFD 107 16 to 23 जो है ये हमारा पीरियड चल रहा है, जब हम 20th पे बैठे हुए हैं, तो वो हमारा 107 है, और 24 से लेकर 27 तक अनदर 50 अच्छा। कम होगा। तो हमारा जो है वो इतना डेफिसिट जब आ जाएगा गैस की इनटेक में, तो डेफिनेटली जो मेरे कस्टमर्स हैं वो तो हर्ट होंगे। मैं उनको सप्लाईज दूंगा तो सप्लाईज मेरी डिमिनिश हो जाएंगी, स्पेशली जो मेरे आउटस्कर्ट्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन टेल एंड्स पे मेरे वाकई लोग कस्टमर्स हैं, जो आबादियां हैं, वहाँ तक मेरा गैस प्रेशर नहीं पहुँच पाएगा, तो वो लोग हर्ट होंगे और उनको डेफिनेटली एक ये तो चले आप अभी की बात कर रहे हैं ना, मतलब कराची में तो इस वक्त आलम ये है कि रात 10 बजे के बाद गैस नहीं होती है। नहीं, वो पर्पस नहीं करते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, जो डिमांड सप्लाई का सबसे पहला सवाल था आपका कि फिगर्स क्या है, मैं आपकी आज की फिगर बता देता हूँ। हमारी डिमांड अराउंड 1050 MMCF है। अच्छा, ये ओवरऑल पर डे, ठीक है, 1050 ओके 1050 जी, और अराउंड 680 मेरे पास सप्लाईज हैं। हाँ। तो आप देखिए 380 370 का मुझे डिफरेंस है, जो डेफिसिट है मेरा, ठीक है। अच्छा, इसको हम कहते हैं गैस लोड मैनेजमेंट। गैस लोड मैनेजमेंट करते हैं, लोड शेडिंग का लफ्ज जो है वो पावर कंपनीज यूज करती हैं, हमारे मैनेज करना पड़ता है गैस का लोड मैनेजमेंट करने के लिए हम रोजाना रात को 10:30 11 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक पूरी गैस शट डाउन करते हैं। अपने जितने भी फ्रेंचाइज है सिंध और बलूचिस्तान के जितने भी कस्टमर्स हैं उनको नहीं देते, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल कमर्शियल जो भी है, मतलब अच्छा। रात को बंद कर देते हैं हमने। अच्छा, अब जो बंद करते हैं इसकी वजह क्या है? एक तो वजह ये कि गैस के लोड को मैनेज करना है कि जो हमारा डेफिसिट है, दूसरा ये कि हमारी जो एक ज़ेरे ज़मीन लाइंस हैं उनके अंदर टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं लाइन पैक। उस लाइन पैक को एक सर्टेन प्रेशर पे मेंटेन करना लाजमी है, वरना सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अगर वो प्रेशर बहुत लो चला जाता है तो और वो रात भर यूज़ होती रहेगी गैस, तो वो सुबह नाश्ते के वक्त प्रेशर नहीं मिलेगा। अच्छा, अमूमन ये देखा गया है कि इन औकात में 80% 90% लोगों को गैस की जरूरत नहीं होती। वो तो आदी कर दिया ना आपने। देखिए, आदी इसलिए कि मेरे पास गैस नहीं है। अगर मेरे पास गैस होती तो मैं बेचूंगा तो मुझे तो रेवेन्यू जनरेट होगा ना, मेरा तो बिजनेस है गैस बेचना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं वो गैस रात भर खुला रखूं तो सुबह नाश्ते पर प्रेशर किसी को भी नहीं मिलेगा। एटलीस्ट सुबह 5 बजे जब 5:30 बजे गैस ओपन होती है तो प्रेशर अच्छा मिलता है ब्रेकफास्ट के लिए, लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, चले, गर्मियों में तो चल जाता है, सर्दियों में जरा गीजर का है, बड़े बड़े इश्यूज होते हैं ना। ये भी बताइए मुझे, ये जो कहा जा रहा है कि 40 रुपए से और 500 रुपए मीटर रेंट हो गया, ये क्या स्टोरी? देखिए, ये हमने अच्छा आपने पूछ लिया, पब्लिक को पता होना चाहिए इसके बारे में। ये इसको हमने 2 महीने पहले एक प्रेस रिलीज से क्लैरिफाई भी किया था। ये ओगरा ने गैस के रेट्स रिवाइज करते हैं, उनके पास प्रीरोगेटिव होता है, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने। उन्होंने 1 जनवरी से गैस के रेट्स रिवाइज किए, टैरिफ में एनहेंसमेंट हुई, और उन्होंने 2 कैटेगरीज भी बना दी गैस कंज्यूमर्स की, डोमेस्टिक गैस कंज्यूमर्स की। उन्होंने कहा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो नवंबर दिसंबर 2022 के, जनवरी एंड फरवरी 2023 के, इस पीरियड में जिस सारिफ ने 90 क्यूबिक सेंटीमीटर से ऊपर गैस इस्तेमाल की है वो एक ऐसी गैर महफूज कैटेगरी में है। अच्छा, वो सारिफ जिसने 90 से नीचे अपना एवरेज 4 महीने मेंटेन किया वो महफूज कैटेगरी में। अच्छा, इन दोनों के लिए उन्होंने फिक्स चार्जेस इंट्रोड्यूस किए। फिक्स चार्जेस जो हैं वो 10 रुपीज़ जो महफूज कैटेगरी में जिसने इकोनॉमिकली जुडिशली यूज़ किया है, और जिस तरह थोड़ा सा इस्तेमाल ज़्यादा था वो सारिफ को उन्होंने 460 रुपीज़ एडिशनल एक चार्जेस लगा दिए। अच्छा, वो जो 40 रुपीज़ था मीटर रेंट, आप सही कह रहे हैं, वो पहले भी 40 था, आज भी अगर आप बिल में देखेंगे तो 40 है। 460 और 40 के लोग मिला के शायद वो कंफ्यूजन हो के 500 की फिगर पर ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा। वो जो 460 है वो फिक्स चार्जेस हैं, गैर महफूज कैटेगरी के, जिसका इस्तेमाल गैस का ज़्यादा है। ये बात पिछली मिनिस्ट्री की जब गवर्नमेंट थी तो जो उस वक्त मिनिस्टर थे उन्होंने टेलीविजन पर बाहर आके बताई कि हमने 2 कैटेगरीज बना दी है, हमारे लिए एक सारिफ ये है जिसकी हमारी तवज्जो ज़्यादा है, और वो सारिफ ज़्यादा है, वो सारिफ बहुत ज़्यादा है परसेंटेजेस वाइज के, जिसकी जो कि महफूज कैटेगरी में है। जो गैर महफूज कैटेगरी वाले हैं उन सारे वो भी एक परसेंटेज है, लेकिन वो अराउंड 20% है। और डोमेस्टिक में भी आते हैं वो? ये सब डोमेस्टिक की बात हो रही है। अच्छा। ये चार्जेस 460 लगे हैं डोमेस्टिक के ऊपर लगे। ठीक ठीक ठीक। तो जो मीटर रेंट है वो 40 पहले भी था और आज भी है। ठीक। और ये 2 दिन पहले जो सोशल मीडिया पे आया जनाब कि अब दिन में सिर्फ 3 औकात में गैस मिलेगी, बड़ी मेहरबानी आपकी, नाश्ता, दोपहर का खाना और फिर रात का खाना। ये देखिए, इसमें जो हकीकत मैं बताऊं, ये औकात
लास्ट विंटर में हमने नवंबर में इंट्रोड्यूस कराए थे, ना सिर्फ हमने कराए थे बल्कि सुई नॉर्दर्न ने भी कराए थे, और ये औकातकार मिनिस्ट्री ने खुद भी आके मीडिया पे ये चीज़ें कही थी कि ज़ाहिर उस वक्त विंटर्स में गैस की शॉर्टेज सप्लाईज के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम हो जाती है हमारे पास। तो उठा के रख लिया है, अभी 2 महीने बाद दोबारा आप कर देंगे? देखिए, अगर हो सकता है करना भी पड़े, मैं आपसे गलत बयानी नहीं करूँगा, क्योंकि गैस की जो शॉर्टेजेस हैं देखिए उसके एक फिनोमेना समझना पड़ेगा। जो गैस के रिजर्व होते हैं वो एनुअली बेसिस पे डिप्लीट होते हैं 8 to 10%। जब आपका एक रिजर्व रोजाना की बेसिस पे डिप्लीशन में जा रहा है और एनुअली 8 to 10% डिप्लीट हो रहा है और नए रिजर्व आपके सिस्टम में नहीं आ रहे, आपकी डिमांड हर साल बढ़ रही है, तो आप कैसे मीट करेंगे? आपको मीट करने के लिए क्यों नहीं हो पा रहे नए रिजर्व्स? क्यों हम वो नहीं कर पा रहे? पाकिस्तान में तो बड़ा सक्सेसफुल रेशियो है पाकिस्तान में एक्सप्लोरेशन का। देखिए, एक तो ये डोमेन सुई सर्जन का नहीं है, ये डोमेन पाकिस्तान की गवर्नमेंट का है, लेकिन मैंने ये देखा है और हमारी ऑब्जर्वेशन भी है कि जितनी गवर्नमेंट्स रही हैं पिछले कई सालों में, उनकी कोशिश रही है कि एक्सप्लोर करे भी हैं, तो उसमें नताइज भी मिलते हैं, लेकिन बहुत क्वांटम वाइज इतनी कम गैस एक्सप्लोर होती है, जो सिस्टम की डिमांड होती है उससे बहुत कम होती है। दूसरा ये कि एक्स क्वालिटी ऑफ डिमांड, गैस की क्वालिटी होनी चाहिए। वो क्वालिटी अगर नहीं होगी तो उसकी बर्निंग कैपेसिटी नहीं होगी, तो वो गैस एक्सप्लोर भी होती है और वो किसी काम की भी नहीं होती है। यूएफजी पर आ जाइए, अनअकाउंटेड फॉर गैस, क्या रेशो है इस वक्त और कितना बड़ा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि चोरी होना और ज़ाया होना वो तो आपके नेटवर्क के अंदर आता है ना, फिर दूसरा रिकवरी, और ये चोरी जो है बनिस्बत कराची और सिंध के बलूचिस्तान में ज़्यादा है, वहाँ पर क्यों? देखिए, इसके पहले तो फैक्टर्स ये समझें कि आपने यूएफजी बोला, उसमें खाली चोरी नहीं है, उसमें हमारे लाइन लॉसेस, बेसिकली तो चोरी जो है वो हमारा मेजर कंपोनेंट है। लीकेज भी है उसमें। लीकेज है। लीकेज क्यों है कि जो हमारी लाइंस 30 साल 40 साल 50 साल पहले की फैड़ी हुई हैं, वो 45,000 किलोमीटर का एक नेटवर्क है हमारा। 45,000 किलोमीटर कहने में आसान लगता है, अगर आप समझें तो कई दफ़ा बंदा अमेरिका जाके आ जाए तो 45,000 किलोमीटर नहीं होते। वो हमारा नेटवर्क है जो ज़ेरे ज़मीन है, उसमें आउटडेटेड पाइपलाइंस हैं जिनको हम पीरियडिकली रिहैब करते रहते हैं। अब वो जहां हम रिहैब करने जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जहां हमने पाइपलाइन डाली थी आज से 20-23 साल पहले, उसके ऊपर 20 मंजिला बिल्डिंग है, तो आप उसको इतनी आसानी के साथ रिहैब नहीं कर सकते। उसके लिए ऑल्टरनेट लाइंस गैस की लाइन के अंदर पानी आ रहा है लोगों की? जी बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि वो एक तो मैंने ही आपको जहमत दी थी पिछले हफ्ते और करवाया था, तो गैस की पाइपलाइन के अंदर पानी आ रहा है लोगों को। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि सिस्टम चूंकि एज आउट हो जाता है बाई द टाइम, और सीवरेज की जो पाइपलाइन होती है वो साइड बाई साइड लेड होती है। जब वो साइड बाई साइड लेड होती है तो वो भी लीक हो रही होती है, वो भी पुरानी पड़ी हुई है, हमारी लाइन भी साथ साथ होती है। जहाँ गैस कंप्रेसर का गैर कानूनी इस्तेमाल होता है, तो जब गैस कंप्रेसर सक्शन करता है तो वो गैस कंप्रेसर की सक्शन इतनी पावरफुल होती है कि अगर उसमें लीकेज है लाइन के अंदर, तो वो उबलने वाला वो जो गटर का पानी है वो साथ खींच के ले आता है अपने, क्योंकि ये जो सक्शन पंप की आप बात कर रही हैं, ये जो इलीगल आजकल लग रहा है, ये उनकी बात कर रहे हैं आप। तो ये उन एरियाज में ज्यादा होता है ये गैस की पाइपलाइन में पानी आना, कि जहाँ सक्शन पंप्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है। अच्छा। उसकी ज़ाहिर है उसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा उस पर इश्तहारी मुहिम भी चलाते हैं कि गैर कानूनी भी है, गैर महफूज भी है और गैर इखलाकी भी है। गैर इखलाकी इसलिए कि आप दूसरों की गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो उनके घर आती है आप खींच के लिया। गैर कानूनी इस पर कानून गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया हुआ है, उसके तहत इसमें जुर्माने भी हैं, FIRs भी हैं, जेल भी है। और गैर महफूज इसलिए कि इसके हादसा होते हैं, आपने देखा होगा मीडिया ने रिपोर्ट किए हैं कि बहुत सारी कीमती जानों का ज़िया हुआ है इसके ऊपर, लेकिन लोग इस चीज़ के बारे में इतना आसान लेते हैं। चलें जी, अब बात यह है कि हमें इसी माहौल के अंदर, इन्हीं वसाइल के अंदर रहते हुए ज़िंदा रहना है, और कोशिश ये कि हमारे इदारे जो हैं वो अपने आप को अपडेट करें। ये स्पेशली जो हमारे नेटवर्किंग सिस्टम है और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, चाहे वो गैस के हवाले से हों या वो बिजली के हवाले से हों, इनमें और मार्केट प्लेयर्स आएँ और कंपटीशन के अंदर चीज़ें बेहतर हों। सलमान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे पाकिस्तान में जो जुमा बाजार लगा यूनिवर्सिटीज़ को और तालीमी इदारों को यूनिवर्सिटीज़ चार्टर देने का, उसके ऊपर क्या कुछ हुआ ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। PDM इत्तेहादी हुकूमत में जाते जाते जिस तरीके से जुमा बाजार लगा बिल्स पास कराने का, और आखिरी दिनों में हमने देखा कि प्राइवेट बिल के तौर पर भी और तकरीबन 26 के करीब सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारों को के जो है वो बिल्स पास हुए,
और इसके ऊपर ये भी कहा गया कि जनाब यहाँ पर 2-2 मिनट के अंदर अंदर एक एक बिल को पास किया गया। बहुत इसके ऊपर तशवीश का इजहार भी किया गया। खुद नेशनल असेंबली की जो स्टैंडिंग कमेटी है और सेनेट में भी इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन हुआ, इसके ऊपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। लेटर ऑन सदर मुमलिकत ने इन बिल्स को पास करने से इनकार कर दिया। अब इन इदारों का जिनके क़याम के हवाले से एक जुमा बाजार लगा था और उनको क्लियरेंस मिली थी, लीगल स्टेटस क्या है और इससे जुड़ी और क्या कानूनी चीज़ें हैं, हम जानेंगे। चेयरमैन हायर एजुकेशन डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त इन बिल्स का जो कि पास हुए थे, फिर सदर ने उनको वेट नहीं किया, सदर ने इनकार कर दिया, इसका अभी लीगल स्टेटस क्या है? होता ये है कि जब भी कोई नया तालीमी इदारा बनना चाहता है प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि वो जो उसकी रिक्वायरमेंट है मिनिमम उसको फुलफिल करे और उसकी जो डॉक्यूमेंट है उसकी फिजिबिलिटी जो है वो HEC में जमा हो। HEC उसकी टेबल रिव्यू करती है और फिर उसके बाद उसको एक कमेटी बनाई जाती है जो इनिशियली जाके साइट विजिट करती है कि भाई जगह है कि नहीं है, लोग कौन है, इनके पास रिसोर्सेज क्या है, एंडोमेंट फंड चाहिए होता है, ऑपरेटिंग फंड चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर चार्टर्ड प्रोसेस होने जाता है कैबिनेट से, वहां से पार्लियामेंट में जाता है। इस तरह प्रोसेस होता है, एक नेचुरल प्रोसेस जिसको कहते हैं या नॉर्मल प्रोसेस जो होता है। हाँ। कुछ कभी कभी प्राइवेट बिल की शक्ल में भी कुछ बिल आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कोई भी बिल इवन पार्लियामेंट से अप्रूव भी हो जाए और सदस्य साहब उसको साइन भी कर दें, तो जब तक वो बेसिक रिक्वायरमेंट एक यूनिवर्सिटी की या डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन की फुलफिल नहीं करते एज पर द प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया ऑफ HEC और NOC नहीं लेते, वो पाकिस्तान में या कहीं भी ऑपरेट नहीं कर सकते, उसको नाम को एज ए यूनिवर्सिटी यूज नहीं कर सकते या इंस्टीट्यूट के। अच्छा, तो इस तरह जिन स्पेसिफिक बिल्स का आप बात कर रहे हैं, तो आखिरी महीने में सेनेट में और नेशनल असेंबली से मल्टीपल बिल जो प्राइवेट बिल पास हुए, तो हमें जब पता लगा तो हमने खुद नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी और सेनेट स्टैंडिंग कमेटी को बिफोर टाइम इन्फॉर्म किया जी कि हमारे पास इस तरह के नामों के बिल नहीं है। हमारे पास एक रूटीन प्रोसेस में 7-8 बिल हैं जो हमने प्रोसेस किए हैं और इनिशियल उनको NOC दिया है, और 4-5 और है जिनके बिल हमारे पास नॉट बिल बेसिकली फिजिबिलिटी और बाकी जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट है वो आए हुए हैं एंड वी आर गोइंग थ्रू दी टेबल रिव्यू जिसको कहना चाहिए। तो इसके बाद वो जो बिल आए, और मेरा ख्याल है मुख्तलिफ नंबर हैं कि एक हमारे पास लिस्ट थी 51 की, एक लिस्ट थी 38 की, एक इस तरह की लिस्ट है, और मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कितने प्रोसेस हुए और कितने प्रेसिडेंट ऑफिस गए, और लेकिन इतना मुझे पता लगा है जी कि वो सारे बिल वापस हो गए ऑब्जर्वेशन के लिए कि इनको दोबारा देखा जाए। अच्छा, अब लीगली नाउ दोज बिल स्टैंड फॉर दी रीएवैल्यूएशन और रिकंसिडरेशन ऑफ दी पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट अपनी वजूद में आएगी दोबारा इलेक्शन के बाद। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि यकीनी तौर से जो कह रही है कि इन 26 इदारों में कुछ अच्छी शोहरत वाले भी हैं, इसमें कोई शक नहीं, और यकीनन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की या जिनको कोशिश करवाई गई। तो आप समझते हैं कि इसके ऊपर बड़ी सख्त किस्म की स्क्रूटनी होगी और फिर उनको जरा फिल्टर किया जाएगा? देखिए, स्क्रूटनिंग तो नेचुरली कल किसी स्टेज पे भी होगी। स्क्रूटनिंग तो HEC के पास आती है, और HEC वो अदारा है जो पार्लियामेंट की सब कमेटीज को, स्टैंडिंग कमेटी जो नेशनल असेंबली की हो या सेनेट की हो, उसको अपनी रिपोर्ट पेश करता है। जिस तरह जो ये अभी जो कंसिडर हुए थे तो हमने लिख के दिया था, और मैं खुद स्टैंडिंग कमेटी में भी गया जी कि इन इदारों को हम सपोर्ट नहीं करते जिनकी हमारे पास अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया। हम सिर्फ उन 8 इदारे और 4 दूसरे 12 या 13 टोटल बनते हैं कि जिनके डॉक्यूमेंट हमारे पास आ चुके हैं, और हमारी ये कॉन्फिडेंस लेवल एक हद तक है कि नहीं ये ऐसे हैं कि जिनकी आप प्रोसेस शुरू करें इनकी बिल पास करने का, और डेफिनेटली बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज दे हैव टू गेट अनदर NOC फ्रॉम अस कि बिफोर दे शुड लॉन्च एनी प्रोग्राम इन पाकिस्तान और अब्रॉड एंड एनीवेयर। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुख्तार अहमद, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन, हमारे साथ मौजूद थे, और इस बिल के हवाले से बात हो रही थी जो मंजूर शुदा बिल्स पाकिस्तान में नई यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारों के क़याम के हवाले से, जिसपे सदर मुमलिकत ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया।
और एक तरफ तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन दूसरी तरफ उनके वो दस्तखतशुदा बिल जो कि आर्मी एक्ट के हवाले से और दूसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से, जो कि अब कानून बन चुके हैं, लेकिन उसके बाद में सदर का ट्वीट और उन्होंने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में कोई दस्तखत नहीं किए, बल्कि उनके जो ऑफिस है उसने गुमराह किया है। अब देखना है कि ये मामला कहां तक जाते हैं। आज इसके ऊपर बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं और यकीनन टॉक ऑफ द टाउन अब यही चीजें हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।